चलिए जी कंटिन्यू करते हैं आज का काम। 4th क्वेश्चन तक कर लिया था हमने जीपी में, इसके बाद 5th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स करेंगे आज। एक बार दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ, जीपी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जीपी क्या होती है, एक बार थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। सो जीपी क्या होती है? जीपी वो एक ऐसी सीक्वेंस है नंबर्स की जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो हमेशा कैसा हो? सेम। और उस रेशो को हम आर से तो रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि रेशो की स्पेलिंग आर से स्टार्ट होती है। और उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो, क्यों? क्योंकि वो सब में सेम है। सो दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो, ठीक है। अब क्योंकि a2 अपॉन a1 की वैल्यू r के इक्वल है, तो यहां से जब a1 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी a1 इंटू आर। सिमिलरली a3 की वैल्यू आएगी a2 इंटू आर, और अगर मैं इसमें a2 की वैल्यू रख दूं तो मेरे पास a3 का फॉर्मूला बन जाता है a1 इंटू आर स्क्वायर। ऐसे ही a4 का बन जाता है a1 इंटू आर की पावर 3, यानी r की एक एक पावर कम होती चली जाती है। अगर a6 है तो r की पावर 5 है, a6 5 है तो r की पावर 4 है, a4 है तो r की पावर 3 है, और an है तो r की पावर n-1। दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, जनरल टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, जिसमें a1 क्या है? फर्स्ट टर्म, और r क्या है? कॉमन रेशियो, ठीक है। और कल हमने इसके 3 क्वेश्चंस किए थे, आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देंगे। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर्स। एक बॉल है, अब आपने भी देखा होगा कोई भी बॉल, मान लो तुम छत से नीचे गिराओ, ठीक है, तो क्या होता है? क्या वो नीचे टिक जाती है, जाए गई और नीचे चिपक गई बस? नहीं होता ना, वो बाउंस बैक करती है, नीचे टकराएगी फिर थोड़ा ऊपर आएगी, लेकिन एग्जैक्ट उतनी हाइट तक ऊपर नहीं आती जहां से आपने उसे गिराया था, थोड़ी कम हाइट तक ऊपर जाती है, फिर दोबारा टकराएगी, फिर वापस ऊपर आएगी, लेकिन थोड़ी कम हाइट तक आएगी, और इसी तरह से करते करते उसकी हाइट जो है वो कम होती चली जाती है, एंड एट लास्ट वो रुक जाती है। यही प्रोसीजर होता है, ठीक है। मैं ये पूछ रही हूँ कि बॉल बाउंस बैक क्यों करती है? बाउंस बैक क्यों करती है? क्यों बॉल टकराने के बाद वापस ऊपर आ जाती है? नहीं, आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा होगा साइंस में। यस, तो जितने फोर्स के साथ वो नीचे टकराती है, तो टकराने से कुछ पार्ट उस फोर्स का तो एब्जॉर्ब हो जाता है उसमें, और बचा हुआ पार्ट वापस बॉल में आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में फिर ऊपर आती है, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस आपका चलता रहता है, ठीक है ना। तो अभी ये कह रहा है कि a ball is dropped at a height of 80 meters and after hitting the ground it bounce back to 60% of the height from which it falls। यानी कि अगर मैं A1 को 80 मीटर्स ले लूं जहां से वो गिरी थी, तो जो A2 है वो कितनी हाइट बन जाती है इसकी? सिर्फ 60% बन जाती है, 60% ऑफ A1, यानी कितना आ जाएगा? 60 अपॉन 100 इंटू A1। 60 अपॉन, इसको आप क्या लिख सकते हो? 3 अपॉन 5 इंटू A1, ठीक है। फिर इसी तरह से A3 जो आएगा वो अगेन 60% होगा किसका? A2 का, यानी कि 3 अपॉन 5 होगा किसका? A2 का। और अब अगर मैं इसमें A2 की जगह वैल्यू रख दूं 3 अपॉन 5 इंटू A1, तो मेरे पास ये कितना बन जाएगा? A1 3 अपॉन 5 की पावर तो 2 बन जाएगी और A1 आ जाएगा, यानी आपके पास जो A3 की वैल्यू आ रही है वो A1 इंटू 3 अपॉन 5 की पावर 2 आ रही है। सिमिलरली A4 जो हो जाएगा वो A1 इंटू 3 अपॉन 5 की पावर 3 हो जाएगा। A5 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? A1 इंटू 3 अपॉन 5 की पावर 4 हो जाएगा। इन जनरल an जो होगा वो A1 इंटू 3 अपॉन 5 की पावर n-1 हो जाएगा। होगा या नहीं? इतनी बात समझ आई या नहीं? एंजल तुम्हें समझ आई बेटा? Yes, ma'am. अब वो ये कह रहा है what height does the ball reach after the 5th bounce? 5th bounce के बाद हाइट पूछ रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, जो A2 हाइट है वो हाइट है आफ्टर फर्स्ट बाउंस। पहली बार उसने जब मतलब
फ्लोर को टच किया तो फर्स्ट बाउंस के बाद जो उसकी हाइट है वो हम A2 से लिख रहे हैं ना, यानी A2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हाइट आफ्टर फर्स्ट बाउंस। तो जो A3 हाइट होगी दैट विल बी द हाइट आफ्टर सेकंड बाउंस, A4 जो होगी दैट विल बी द हाइट आफ्टर थर्ड बाउंस, A5 जो होगी दैट विल बी द हाइट आफ्टर फोर्थ बाउंस। तो सिमिलरली A6 जो होगा दैट विल बी द हाइट आफ्टर फिफ्थ बाउंस। तो वो किससे दिया जाएगा, A6 A1 इंटू 3/5 की पावर 6 - 1। अब A1 कितना था 80 मीटर्स और ये 3/5 की पावर 5। सिंप्लीफाई करके जरा बताओ कितना आंसर आएगा इसका। सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ इसका। पॉइंट में आएगा। नहीं अपॉन में भी तो कुछ आ रहा होगा ना, 388 अपॉन भी तो कुछ आ रहा होगा ना। 6 to 5। हाँ फिर उसको डिवाइड करो, अपॉन 6 to 5 जो आ रहा है इसको डिवाइड करो। अब देखो ऐसे चेक करते हैं, ये जो लास्ट की 2 डिजिट हैं ये तो सेम है। 6 के टेबल में 38 से जस्ट छोटा नंबर 6 पे आता है, 6 6 36। तो आंसर आपका 6 पॉइंट समथिंग आएगा। चेक करो, डिवाइड करके बताओ कितना आया। ये तो इसको सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन में लिखा है, इसको डेसिमल में निकालना है। यस Yes, from 6.5. यस, तो ये तो हो गया आंसर किसका, फर्स्ट पार्ट का। आगे क्वेश्चन पढ़ो।
हमने 6.22 के बाद क्या लिखा है? मीटर, MET डॉट। What is the total vertical distance that there is diagram? आपको निकालना है टोटल वर्टिकल डिस्टेंस द बॉल हैज ट्रेवल्ड by the time it hits the ground for sixth time। अब इसको समझो जरा, टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा। ये देखो, ये आपने 80 मीटर की हाइट ले ली। अब जब उसने वो एक बार टकराई तो जो बॉल यहां से 60% उछल करके यहां तक गई है, ये आपका A1 है, यही है ना। उसके बाद फिर ये वापस नीचे आई, फिर टकराई, तो नीचे आने में इसने A1 डिस्टेंस फिर दोबारा ट्रेवल किया ना, A1 प्लस A1 2A1, और फिर टकराई। अब ये कहां तक गई? 60% तक, यानी इसने A2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर ये वापस आई A2 नीचे, फिर टकराया, फिर इसने A3 डिस्टेंस ट्रेवल किया ऊपर जाने में, और A3 डिस्टेंस ही ट्रेवल किया नीचे आने में किया। और इसी तरीके से 6th टाइम का मतलब यानी A7 तक इसने डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया। तो जो टोटल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द बॉल ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड फॉर 6 टाइम में कौन कौन सी डिस्टेंस आएंगी? एक तो ये 80 आएगा, 80 तो एक ही बार आया, 80 तो एक ही बार आया। अब टकरा के, एक बार टकरा करके, फर्स्ट टाइम टकरा करके वो ऊपर भी गई और नीचे भी आई, तो 2 टाइम्स A1 हो गया। फिर दूसरी बार टकराई, A2 टाइम्स नीचे आई, A2 टाइम्स ही ऊपर गई, 2A2 हो गया। फिर इसी तरीके से 3A2, सॉरी 2A3, फिर 2A4, 2A3 प्लस 2A4, 2A5 एंड प्लस 2A6। 6th टाइम तक की बात कर रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस 2। अब ये जो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 है, इनकी वैल्यू रखनी है। A1 आपका कितना आया था? A1 कितना था? 60%, ये निकाला था ना आपने A1। ये तो आपने यहाँ पे A1 को लिखा है। टकराने के बाद जो आपका A2 था बेसिकली, ये आपका 60 यानी कि 3/5 A1 है। इसको ऐसे कहना चाहिए, आपने A1 किसको लिया था? 80 को। तो यहां पर भी अगर आप A1 इसको ले रहे हो 80 को, तो ये तो A2 हो गए, फिर ये A3 हो गया, फिर अगला A4 हो गया, तो अगले लास्ट वाला जो जाएगा वो कौन से तक जाएगा? A7 तक जाएगा, है ना। अब यहां पर भी इसी फॉर्म में अगर आप लिखो, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले दिखा चुके हो ना A1 A2 क्या है, तो A1 तो एक ही बार आया, फिर 2 टाइम्स A2 प्लस A3 प्लस A4 A5 A6 और A7। अब A1 था 80, फिर 2 टाइम्स, ये कितना था? 3/5 टाइम्स था 80 का। फिर ये कितना था? 3/5 का स्क्वायर था। फिर इसी तरीके से अगला क्या था? 3/5 का क्यूब था। फिर नेक्स्ट, हाँ 3/5 की पावर 4। हाँ बिल्कुल सही। तो 3/5 की पावर 5 एंड द लास्ट इज 3/5 की पावर 6। कोई चेडम्स? अब इन सब में से देखो, एक तो 80 कॉमन आ रहा है,
और एक 3/5 भी कॉमन आ रहा है कि नहीं? ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, ये केस स्टडी में आता है, केस स्टडी में आता है ये। तो इसमें से आपने एक तो ब्रैकेट में से 3/5 कॉमन ले लिया और एक 80 कॉमन ले लिया, तो अब यहां पर क्या बचेगा? 1। अगली टर्म में बचेगा एक 3/5, उससे अगली टर्म में बचेगा 3/5 की पावर 2, उससे अगले वाली में बचेगा 3/5 की पावर 3, फिर 3/5 की पावर 4 एंड द लास्ट वन इज 3/5 की पावर 5। 80 प्लस किसको सॉल्व करेंगे? 5 से 80 कट हो जाएगा 16 पे, और 2 इंटू 3 इंटू 16 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 16 96। 36 को करोगे 6 से तो आएगा। 16 को 6 से करेंगे तो 96 आएगा। हाँ अब ये 1 एज इट इज, 3/5 को डेसिमल में लिखो, जीरो 0.6, उससे अगले वाले को 9/25। करो करो करो। अभी आपने ना, आपके में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी अभी नहीं है, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। 10th क्लास आगे जब हायर क्लासेस में पढ़ते हैं ना जीपी, तो उसमें जीपी की एन टर्म्स के सम का भी फॉर्मूला होता है, बट आप नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये वाला जीपी नहीं आएगा, तो फिर वो तुम्हारे में नहीं दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा मैं मान नहीं सकती बिल्कुल, क्योंकि पता क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ, जो चीज सीबीएसई ने इंक्लूड करी है वो इनको देनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर 10th में बच्चों को दिक्कत आएगी अगर ये लोग नहीं करेंगे तो। अब आप खुद सोचो, अगर उन्होंने ये टॉपिक 9th में डाल दिए, इसका मतलब अगले साल जब आप 10th में या 11th में पहुंचोगे, उस टाइम पे वहां का सिलेबस चेंज हो चुका होगा। अब अगर तुम लोग यहाँ छोड़ दोगे तो वहां दिक्कत आएगी फिर, इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। 9/25 बेटे कॉमन लेकर के फिर बाकी में तो यहाँ एक बचा था, सब में एक एक पावर कम हो गई थी ना बच्चे, इसलिए। तो अब ये इनको सिंप्लीफाई करने में ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप जैसे 9/25 कर रहे हो, एक पैटर्न बन जाता है। 9 को जब 25 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट पहले 0 लगाओगे, 0.35 कितना आएगा? 6। ठीक है, हमें लास्ट तक पहुंचना नहीं, हमें सिर्फ 2 ही डिजिट तक रखना है। 0.216। फिर ये वैल्यू आ गई, देखो इसकी, ये आ गई इसकी, अगली 0.216 27 को 125 से 0.216 स्क्वायर हो जा रहा है उनका। क्या हो जा रहा है? स्क्वायर हो रहा है, जो नंबर रखा है। अरे वाह, बिल्कुल सही है। कैसे पता? ये बात तेरे को कैसे पता चली? 36 आया, फिर 36 आया। कहाँ? अब ये देखियो, ये कितना, ये 1 मिनट चुप करो। अब ये किससे चलेगा? 1 से आएगा, 1 से ही आएगा, मैंने देखा है। 216 का वो देगा, 6 पे आ जाएगा, देखा है। 216। तो अगले वाला, बस 216। अरे ये तो ये आया ना, अब अगले 2 टर्म्स है ना, इसमें क्या तो 0 पॉइंट अगेन 0.6 से मल्टीप्लाई कर दे। 1296 आएगा। 0.296 कर लिया। अगला कैलकुलेशन तो फास्ट है इसकी, और कर 76 कुछ भी। ये अपने आप में बनाई जा रहे हैं। देख लो, कोई बात नहीं, देरी नहीं है। 0.776
बिल्कुल सही है मतलब भाई मैंने पहले ही कर दिया था। 760 मैम जी मैम सारी ना यस मैम देखा मैम पुरानी है। हाँ जी, अब जब आप इन्हें प्लस करोगे तो क्या आएगा? बस उसका एक डिजिट और निकालो 7 नहीं प्लस कर देना, 6 और 6 सबकी देख, फोर्थ प्लेस को प्लस करो। 6 और 6 का 12 हो गया, 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 और 6, 17 और 6 क्या हुआ? 23 का 3 आ गया, 2 कैरी, 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 का 8 1 कैरी, 1 और 7 8, 1 9, 9 और 2 11, 11 और 3 और 14, 14 और 6 20, 20 का 0 2 कैरी और 2 और ये वाला 1 3, तो ये 80 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो जी 96 में। वो बड़ा कुछ है। सब्जेक्ट को नॉर्मल केस स्टडी में आएगा, क्यों नहीं आना? आना बेटे। तो आएगा 96 से मल्टीप्लाई करो इसकी फटाफट से, जल्दी। चल भाई फटाफट कर दे। बेटे क्लास चल रही है, सीरियस बैठे हुए। 2.7268 3.0832 कितना बताया? 295.98 अब बस इसमें 80 को प्लस कर दो। मैम देखा कुछ नहीं लगनी गुड। 5 नकली ना कह भाई को असली आई नकली कह रहा इतने मीटर टोटल डिस्टेंस वो बॉल ट्रेवल करेगी। पर से नीचे आना शांत। नेक्स्ट पार्ट है इसका फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन सीक्वेंस आपको दे रखी है 2, 2√2, 4 ... इज 128। अब आपको तो बेसिकली क्या चेक करना है कि क्या ये जीपी है या क्या ये एपी है। यू डोंट नो। तो अब एपी तो इसलिए नहीं हो सकती कि जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे और इसमें से इसे माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग आएगा। लाइक अगर आप a2 माइनस a1 करना चाहो तो 2√2 में से जब माइनस करोगे तो 2 कॉमन, √2 -1 ये आ रहा है कॉमन डिफरेंस। जब a3 में से a2 को माइनस करोगे तो 4 - 2√2 में से 2 कॉमन लोगे तो आएगा 2 - √2, यानी d इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। तो ये एपी तो है नहीं। इसमें एपी निकालो। नहीं, वो कह रहा है सीक्वेंस की कौन सी टर्म 128 है। तो ये सीक्वेंस किस टाइप की है, एपी है या जीपी है, वो हमें तो चेक करना पड़ेगा, है ना। इसलिए हम वो चेक कर रहे हैं। अब जीपी के लिए आपने a2/a1 किया, यानी 2√2/2 किया, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √2। अब आपने a3/a2 किया, 4/2√2। रेशनलाइज करने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, ऊपर बन गया 4√2, नीचे बन गया 4, 4 से 4 कैंसिल, √2 सेम आ रहा है। तो R इज सेम, R मतलब कॉमन रेशो। So because common ratio is same,
सो इट इज अ जीपी। और अब अगर ये जीपी है, सो लेट इट्स nth टर्म इज 128। n की वैल्यू भी आ गई। 128। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a1 इंटू आर की पावर n माइनस 1, यही होता है शांत। और a1 कितना था इसमें? 2। और r कितना है? r कितना है? √2। यही है। 2 जाएगा अपॉन में, यस 128 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 64। तो आपके पास √2 की पावर n माइनस 1 है 64, जबकि 64 जो होता है वो 2 की पावर होता है। 6 यस मैम 2 की पावर 6 होता है। रूट लग और √2 को √2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो। √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। और पावर की पावर में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 पूरे के अपॉन में 2। अब दोनों तरफ क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी कैसी होगी? इक्वल। सेम होगी। तो यहां से आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। 2 जाएगा मल्टीप्लाई में और 1 जाएगा प्लस में। तो n की वैल्यू इस तरीके 13 आ जाएगी। इस तरीके से जब ऊपर कर रहा हूँ हाँ एक ही बात है, एक ही बात है। ये लो यहां से। ये ठीक है? 3 नंबर तो है। हाँ बिल्कुल, दो भैया 2 में ही आएगा, 3 में तो नहीं खाया। अब इसका लास्ट 7 क्वेश्चन और है, वो और करेंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसकी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज में ना, मैम, तो वो करवाएंगे मैम ने। एंड ऑफ द चैप्टर में से मैं सारे, हाँ मैं वही बोल रही हूँ, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन जो इसके सिंपल बेस्ड होंगे ना वो हम करेंगे, और जो ज्यादा हार्ड वाले हैं ना, डिफिकल्ट वाले, वो नहीं करेंगे। प्रूविंग वगैरह के जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि आगे वाले हैं हाँ वो हायर क्लासेस में आते हैं। पता नहीं क्यों इन्होंने बिना बात के अभी पंगा लिया तुम लोगों के साथ। उन्होंने बुक भी चेंज कर दी, पर इतनी बढ़िया। यस आसान बुक्स थी पहले। बहुत इजी थी अब पहले। मैम हमें आईटी भी लेनी पड़ रही है, पंजाब पुलिस कोई बात नहीं, यू आर द लकी वन, आप सब कुछ पढ़ रहे हो। यस यार ये साथ बी पॉजिटिव। 10th 11th इजी हो जाएगी तुम लोगों के लिए। अब आयुष को देखो, आयुष अपनी सिस्टर को यही बोलता होगा कि देख बहन तू जो पढ़ रही है ना 10th में, मैं 9th में पढ़ रहा हूँ। यस मैम ऐसे ही बोलता है जो अगले साल तू पढ़ेगी ना वो मैं भी पढ़ रहा हूँ। मैं तो बोलता हूँ अब तो तेरे लेवल से हाँ बिल्कुल लेवल सेम हो गया। हाँ जी लिख लिया ये सबने। अगला क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी बेस्ड हो सकता है। लिसन, आपको एक डायग्राम दे रखा है, बेटे सुन लो पहले शांत। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक तो ना बड़ा स्क्वायर दे रखा है, इस पे लिखा हुआ है स्टेज 0। उसके बाद ना इन्होंने क्या किया, इसके बीच में एक और स्क्वायर बना दिया और इसको लिख दिया स्टेज 1। इसके बाद में इसने इसके अंदर जो ये एक स्क्वायर था ये तो था ही, इसने ना छोटे छोटे से 9 और स्क्वायर बना दिए। इसको इन्होंने लिख दिया स्टेज 3 सेकंड। और इसके बाद एक और स्टेज इन्होंने बनाई, ये तो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दी। यस हाँ जो चीज ना यहाँ पे एक स्क्वायर के साथ ये 9 में थी ना, डॉट्स हाँ मैं उसमें डॉट्स ही लगाऊंगी अभी। ये सेम पैटर्न ना इन्होंने हर एक स्क्वायर के साथ बनाया है, यानी इसके साथ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे ही यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 है हर एक के साथ, 8 है। 1 एक एक तो इनके बीच में है और एक एक कॉर्नर पे है।
एक एक तो साइड्स के बीच में है और एक एक चारों कॉर्नर पे है, ऐसे बना रखा है, एक एक साइड्स के मिड पॉइंट पे और एक एक कॉर्नर पे। डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, पेपर में बना हुआ आएगा, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया। दिस इज स्टेज थर्ड। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। विपिन पढ़ो क्वेश्चन। 7 हाँ जी, पढ़ो। show stages 0 to 3 of you Sierpinski हाँ, हाँ। carpet. Stage 0 of his lecture is square sheet of paper to instruct. Stage 1, each side of the square is trisect and the point of trisection of opposite sides are joined to obtain 9 smaller squares. The center square is then removed and 8 smaller squares are retained, leaving a square hole in the center. The same process is repeated on the 8 smaller shaded squares. स्टॉप। वो कह रहा है कि उन्होंने क्या किया, एक स्क्वायर पेपर लिया, उसको स्टेज 0 बोल दिया, यानी स्टेज 0 में एक पूरा स्क्वायर शीट है। सेकंड स्टेज में उन्होंने बीच में से एक स्क्वायर को हटा दिया। उसके बाद अगले स्टेज में जो रिमेनिंग शीट बची उसमें से उसने 8 स्क्वायर्स को हटाया। उससे अगले स्टेज में उसने हर एक स्क्वायर के चारों तरफ से फिर से 8 स्क्वायर शीट्स को हटाया, स्क्वायर्स को हटाया, एंड सो ऑन। ठीक है, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। To obtain stage 2 and so on. आगे, हाउ मेनी? How many red squares are there in stage 0 to 3? Can you predict the number of red squares in the stage 4 and 5? Can you find the unique number of red squares at the nth stage? Write the expression Hello? as well as the recursive formula for the number of red square at any stage. ठीक है जी, अब करना कोशिश करो इसको। फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी रेड स्क्वायर्स आर देयर इन स्टेज 0 to 3? 0 पे तो 1। हाँ, लिख दो नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऐसे करके। Stage 0 में 1 क्या है? 1 में 2 है। 1 या 2 है? 1 में रेड स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, रेड स्क्वायर्स। मैं बताती हूँ अभी रेड स्क्वायर्स कैसे हैं, देखो बताती हूँ। 1 में 5। ये भी रेड स्क्वायर से तो हाँ, वो नीचे पिकअप आई है टी शर्ट से। 6 7 8 9 भाई देख देखो आपने कैसे लिखना है, राइट डाउन नंबर ऑफ रेड स्क्वायर इन स्टेज 0। स्टेज 0 में नंबर ऑफ रेड स्क्वायर 1 है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेड है। बेटे समझो एक मिनट, ये पूरा का पूरा रेड है। अगले वाले में वो ये कह रहा है कि उसने क्या करा ना, इसको 9 स्क्वायर्स में बना करके और बीच वाला जो एक था वो रिमूव कर दिया। तो नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स इन स्टेज 1 जो है वो 8 बच गए। स्क्वायर शीट को फोल्ड किया चारों तरफ से, 9 स्क्वायर बने, 9 में से बीच वाला जो स्क्वायर था वो हटा दिया। ठीक है, अब अगली बार में ना जो स्टेज ही वाली है, इसमें इन्होंने हर एक स्क्वायर के साथ ऐसा किया है, यानी नंबर ऑफ रेड स्क्वायर इन स्टेज 2 में। अब ध्यान देना, सुन लो पहले, ये जो 8 स्क्वायर्स हैं वो इसमें भी है, क्योंकि इसमें फिर से उसने 9 पार्ट्स में कवर किया है इसको। सी ऐसे, ये जो एक स्क्वायर था ना उसके फर्दर इसने 9 पार्ट्स करे और बीच वाले को रिमूव कर दिया। तो 8 तो यहां हो गए, 8 ही यहां हो गए, 8 ही यहां होंगे, 8 यहां पे, 8 यहां, 8 यहां और 8 यहां। तो कितने होंगे? 8 टाइम्स ऑफ 8 होंगे। सेकंड में 8 पावर 64 बहुत बड़े थे। अगले में फिर कॉर्ड 12 आएंगे। 8 यहाँ पे होंगे और फिर 8 यहाँ पे। हाँ,
8 टाइम्स ऑफ, एक मिनट क्या बोल रहा था? तो अगले में ठीक है। 12 हो जाएंगे। 64 है ना मैम ये? अरे मैं यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ, मैं यही की बात कर रहे हैं ना। ये देखो एक स्क्वायर के अराउंड 8 पार्ट्स हैं, दूसरे के अराउंड भी 8 पार्ट्स हैं, तीसरे के अराउंड भी, तो कितने हो जाएंगे? 8 into 8 हो जाएंगे। 64 राइट। तो अगले वाले में कितने होंगे? 512 इन स्टेज 3 दैट विल बी, क्योंकि ये 64 बने थे तो 64 into 8 होंगे, Yes, ma'am. Yes, 5 and 2, है ना? तो ये तो हो गए नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन स्टेज 3 तक, 0 to 3 तक। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हो गया। अब सेकंड पार्ट पढ़ो। कैन यू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स इन स्टेज 4 and 5? Yes, ma'am. तो नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स इन स्टेज 4, 2, 6, 4, 8. वेट अब बताती हूँ कैसे। आपके पास फर्स्ट स्टेज में कितना था? 8 था। 8. सेकंड स्टेज में कितना था? 8 की पावर 2। थर्ड स्टेज में कितना था? 8 की पावर 3। फोर्थ स्टेज में कितना हो जाएगा? 8 की पावर 4. और इसी तरीके से फिफ्थ स्टेज में कितना हो जाएगा? 8 की पावर 5 8 की पावर 5। बस पावर की फॉर्म में ही लिखना है, पूरा नहीं करना। नहीं ये है। और उसके बाद ये कह रहा है थर्ड पार्ट में, कैन यू फाइंड द रूल फॉर nth स्टेज? तो नंबर ऑफ रेड स्क्वायर इन स्टेज n, 8 की पावर 8 की पावर n हो जाएगा। Yes. Yes, ma'am. लगी समझ? Yes. रिकर्सिव फॉर्मूला हो गया। राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज द रिकर्सिव फॉर्मूला। अब जरा ध्यान से सुनना, ये तो है एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, Yes. एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। और रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होगा? रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर an, यानी nth स्टेज में नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स इज 8 टाइम्स ऑफ जितने पिछली टर्म में थे। Yes, ma'am. 8 की पावर हर बार यही हो रहा है। Yes. यहाँ पे किया था ना 64 into 8, पिछली टर्म को मल्टीप्लाई करके, है ना? तो 8 से पिछली टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो जब भी हमारे पास कोई जनरल टर्म अपनी पिछली टर्म पर डिपेंड करती है, उसको बोलते हैं रिकर्सिव रिलेशन। और जो सिंपली n की टर्म्स में होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। तो ये तो हो गया एक्सप्लिसिट फॉर्मूला और ये हो गया आपका रिकर्सिव फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका आंसर फॉर थर्ड पार्ट। एंड द लास्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट। सपोज द एरिया ऑफ द स्क्वायर in 0 to 1, 0 in stage 0 is 1 square unit. What will be the area of red region in stage 1, 2 and 3? चलिए देखिए, एरिया इन स्टेज 0 1 स्क्वायर यूनिट है। तो एरिया इन स्टेज 1 वो कितना होगा? रेड स्क्वायर्स का केवल एरिया ऑफ द रेड रीजन केवल। अब जरा ध्यान से सुनना, जो ये एरिया था 1, इसके टोटल 9 पार्ट्स हुए थे और एक पार्ट रिमूव हो गया था। तो रेड पार्ट का एरिया कितना बचा? 1 में से माइनस किया 1/9। टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हर एक पार्ट का एरिया 1/9 हो गया। एक पार्ट उन्होंने रिमूव कर दिया, तो रेड पार्ट्स का कितना एरिया बचा? 1 - 1/9। स्टॉप। अब एरिया ऑफ स्टेज अगर मुझे 2 में निकालना हो रेड पार्ट का एरिया, हाँ जी, 1/9 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर क्यों होगा? स्क्वायर ही होगा। आप ये देखो स्टेज 2 में देखो जरा, 8/9. वेट बेटा, ये जो 1 - 1/9 है वो ये इस पूरे पार्ट का है। मैंने अभी आपको एक पार्ट का एरिया बताया था, कितना था? 1/9 था, सिर्फ एक पार्ट का। लुक एट हियर, इतने पार्ट का एरिया 1/9 है। उस 1/9 के फर्दर 9 पार्ट हुए, तो ईच पार्ट हो गया 1/81। 1/81 हुआ ईच पार्ट, है ना? और वो एक पार्ट माइनस हो गया, तो 1/9 में से माइनस होगा 1/81। अगले नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। यस, तो यहां पर आया 1/9 में से माइनस हुआ 1/81। कितना आएगा?
8/81. 8/81 आएगा। Yes. अब एरिया ऑफ स्टेज इन पार्ट 3, अब जरा ध्यान दो, थर्ड स्टेज में। अभी सेकंड स्टेज में मैंने एक पार्ट का जो एरिया बताया था, सिर्फ इतने का एरिया, ये वाला तो था 1/9, ये वाला कितना आया था 1/81 81. बताया था। तो उससे अगले वाले में अब 79. वेट 1/81 के फिर से 9 पार्ट्स होंगे Yes, Yes, ma'am. ma'am. और एक पार्ट माइनस हो जाएगा। Yes. तो 1/81 में से माइनस होगा अगला वाला 1/729, यानी कि Yeah. बोलो कितना आया 80/7. 8/729। 8/7. ठीक है जी। Yes. और इसी में ही कह रहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेड रीजन इन स्टेज 4 एंड 5, रिकर्सिव फॉर्मूला भी और एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी। तो एरिया इन स्टेज 4 में पहले एन का ही लिख लो डायरेक्ट, इन स्टेज एन स्टेज में। हाँ जी, अब जरा ध्यान से देखना, ये जो आपका एरिया आया था 8/81 था सेकंड स्टेज में, यानी कि 8/9 की पावर 2, ये था 8/9 की पावर 3। तो स्टेज एन में कितना हो जाएगा 8/9 की पावर n. यस। अब इससे आप निकाल लोगे, ये कौन सा फॉर्मूला है बताओ, रिकर्सिव या एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट ये n-1 Formula. है ना। और रिकर्सिव निकालना हो तो, यानी an इज इक्वल्स टू, रिकर्सिव निकालना हो तो पिछली टर्म में से 1/9 की पावर n में से माइनस होगा 1/9 की पावर n+1, तभी आएगा ना ऊपर 8/9 की पावर 9+1। थोड़ा बहुत exclusive. What? वो वाला. नहीं, एक मिनट, ये n वाला है ना, n वाले में यहाँ पे n-1 आएगा, यहाँ n आएगा, यहाँ n आएगा। पिछली टर्म में से जो an से पहले वाली टर्म an-1 होगी, दैट विल बी 1/9 की पावर n-1, है ना, उसमें से 1/9। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिव रिलेशन, ठीक है। अब निकाल लो नंबर ऑफ एरिया ऑफ रेड पार्ट इन फोर्थ स्टेज, कितना हो जाएगा 8/9 की पावर 4, और ऐसे ही एरिया इन स्टेज 5 8/9 की पावर 5. 9 की पावर 5। बस यहीं पे छोड़ देना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आंसर इन्होंने इसी में ही छोड़ा हुआ है। ये भाई मैथ्स का टेस्ट वो किसके भाई आयुष भाई सो दैट्स इट। वेट बेटा वेट।